जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारत माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है और जो 142 करोड़ लोगों का कर्तव्य है कि इनके प्रति अपने समर्पण के लिए जो हमें दिखाया जा रहा है उसके पीछे जाके जो असलियत है उसको देखा जाए। 2014 के बाद जैसे आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइज करती हैं और एडवर्टीजमेंट में आपको बताती हैं कि अगर आप इस तेल का यूज करेंगे तो आपके बाल निकल आएंगे और आप गंजे नहीं होंगे। और ज्यादातर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग जो होते हैं तो वो गंजे ही होते हैं। और आप जानते हैं देश के बहुत बड़े बड़े राजनेता ऐसे हैं जो गंजे हैं, लेकिन वो अपने बाल एडवर्टाइजिंग कंपनी से नहीं कहते कि भाई एडवर्टाइज करने से पहले जरा मेरे पे आजमाइश करो और मेरे बाल उगा दो। तो एक प्रकार का आपको दृश्य दिखाया जाता है जो वास्तविक नहीं होता। इसी प्रकार के बहुत सारे वादे करते हैं। आप रोजमर्रा के जीवन में अपने देखते होंगे आपको क्या सपने दिखाए जाते हैं और क्या होते हैं। चाहे वो आपका फ्लैट हो जो आपने खरीदा, जो मकान आपने खरीदा, जो नौकरी में आपको वादे किए गए थे, जो इंस्टीट्यूट आपसे कहते हैं 100% प्लेसमेंट होता है, और जब वहां जाके अपने बच्चों को आप एडमिट कराते हैं तो पता चलता है वो केवल एडवर्टीजमेंट था। और उसके बाद जब असलियत से आपका सामना होता है तो आपको बड़ा कष्ट होता है। देखिए, 2014 के बाद वास्तविकता में अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो केवल आपको सपने दिखाए गए। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरह से आपको दिखाया गया कि अच्छे दिन आ जाएंगे, 15 लाख मिलेंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता हम लोग बार बार आपको बताते रहे। 2014 के पहले भी इस अध्यापक ने हमेशा अपने छात्रों को और देश की जनता को ये बताने का प्रयास किया, ये एक एडवर्टाइजिंग गिमिक है जो पूंजीपति करते हैं अपने फायदे के लिए और आपको माल भेज देते हैं, फिर आप जाने आपका काम जाने। उसी प्रयोग को लाया गया। हम लोग प्रयास करते रहे। शुरू में हमको बड़ा प्रतिरोध मिला, बड़ी गालियां मिली और लगा कि हिम्मत हार जानी चाहिए, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि भारत माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है तो असलियत को दिखाना तो हमारा कर्तव्य है। तो हम दिखाते रहे। बहुत सारे लोग का दिल डोला और वो उधर चले गए और एडवर्टाइजर्स की तरफ चले गए और उन्होंने सोचा कि सही में अच्छे दिन आएंगे। धीरे धीरे कलई खुली और एक एक करके पर्दाफाश हुआ और ये देखा गया नोटबंदी की गई केवल इसलिए कि पूंजीपतियों को फायदा हो, उनका ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए। जितना टोटल मनी सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा बैंकों में जमा हो गया। इसका माने नकली नोट भी जमा हो गए और वो असली अच्छे नए 500 के नोट में कन्वर्ट भी हो गए। लोगों ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा लिया। परेशान कौन हुआ? गरीब आदमी हुआ, लाइन में लगा रहा बैंक में। और जो अमीर आदमी था उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, उसने अपना ब्लैक मनी कन्वर्ट भी कराया, फर्जी नोट भी जमा कराए और फायदा उठाया। जीएसटी लाई गई जिससे मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग बर्बाद हो गए और बड़े उद्योगों को फायदा हो गया। एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आपको गुमराह करना और आपको लूटना। नौकरियां धीरे धीरे खत्म होने लगी, लोन बढ़ते चले गए, लोन 4 गुने हो गए देश के, और जीडीपी कम हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो जीडीपी थी आज उससे कम हो गई और लोन 4 गुने हो गए। अब आप समझ सकते हैं देश की स्थिति। जब इस सरकार ने 2014 में सत्ता ली थी उस समय डॉलर की तुलना में हमारा रुपया 62 रुपए था, आज 87 रुपए क्रॉस कर गया है। इतनी ज्यादा गिरावट आजादी के बाद से हमने नहीं देखी है। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, और आज उस चीज को भूल गए। और उनके समर्थक भी जो हैं वो एडवर्टाइजिंग में अभी भी इतने ज्यादा अभिभूत हैं, उनको बात समझ में नहीं आ रही। और हम लोग लेकिन अभी भी त्रासद हैं। धीरे धीरे कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं, कुछ लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। अब आप ये देखिए देश की वैश्विक स्थिति हमारे भारतवर्ष की क्या थी और क्या है, आर्थिक स्थिति क्या थी और क्या है, और उसके बाद अभी अगर वैश्विक स्थिति और आर्थिक स्थिति को जोड़ के देखेंगे तो हम कितने बर्बाद हो गए और कितने बर्बाद होने वाले हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब से देश आजाद हुआ, जब से हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार बनी,
हमेशा हमारे देश का पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रहा, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो, इंदिरा जी का हो, लाल बहादुर शास्त्री का हो, मोरारजी भाई का हो, अटल बिहारी वाजपेयी का हो, बीपी सिंह का हो, किसी का भी हो रहा। इसलिए हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और विश्व के माल की खपत करने के लिए हमारे देश से बेहतर देश कोई हो नहीं सकता। हमारे देश के अंदर बच्चों में बुद्धि भी है, समझदार भी हैं, मेहनती भी हैं, संघर्ष करना भी जानते हैं। विदेश में आप देखें, अमेरिका में देखें, यूके में देखें, तो आपको ज्यादातर बच्चे जो मेहनत करते दिखाई पड़ेंगे वो भारतीय दिखाई पड़ेंगे और ऊंचे पदों पे पूरा उनका जो मेडिकल सिस्टम है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका नासा है, एवरीवेयर यू विल फाइंड इंडियंस। इसका माने प्रतिभा की कमी नहीं है। इसके बावजूद इस सरकार ने स्कूली व्यवस्था बर्बाद कर दी, चिकित्सा व्यवस्था बर्बाद कर दी और ज्यादा संघर्षमय स्थिति पैदा कर दी। इसके बावजूद हमारे देश के लोगों ने पूरे विश्व के अंदर अपना झंडा गाड़ा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेश गए उनको पूरा सम्मान मिला। आपने देखा, बार बार दोहराने की क्या जरूरत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, कैसा उनको सम्मान मिलता था, अटल जी, सबको सम्मान मिलता था। लेकिन एक नया एडवर्टाइजिंग गिमिक हुआ कि साहब हमारा डंका बोलता है और मोदी जी विश्व गुरु हैं। अच्छा, ये मानी बात है, पूरे विश्व के नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। ये भारत जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ है और उतनी जीडीपी है जितनी ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की है, जबकि उनकी जनसंख्या हमसे 7 भाग नीचे है। इसका मतलब यह है वो हमसे 7 गुने ज्यादा संपन्न है। और चीन की जनसंख्या हमारी जनसंख्या करीब करीब बराबर है, लेकिन उनकी जीडीपी हमसे 5 गुने ज्यादा है। और अमेरिका की जनसंख्या भी हमसे 6 गुने कम है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जीडीपी जो है हमसे 7 गुने ज्यादा है। तो हमारी स्थिति क्या है वो आपके सामने। लेकिन एडवर्टाइजिंग गिमिक, पूंजीपतियों द्वारा गिमिक, और वो पूंजीपति जिनका नाम कहीं नहीं था विश्व सूची में और देश की सूची में, वो विश्व के दूसरे तीसरे सबसे बड़े नेता बन गए और उसी चक्कर में वो अमेरिकन कोर्ट्स में फंस भी गए। अब आते हैं विश्व की परिस्थिति आज के तारीख में। देखिए, कभी ऐसी हुई क्या? अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कभी ऐसी हुई क्या? जब 1971 की वॉर हुई तो अमेरिका ने हमको धमकी दी। इंदिरा जी को ये बात पता थी कि अगर हम करेंगे तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, तो इसके पहले उन्होंने रूस से जाके पहले ही समझौता कर लिया। जब अमेरिका ने कहा, निक्सन ने कहा कि हम 7वां बेड़ा भेजेंगे, तो रूस ने भी कहा कि हम भी हस्तक्षेप करेंगे, आप भारत को छेड़ नहीं सकते, हमारा उनसे युद्ध समझौता है। अमेरिका ने अपने पांव पीछे खींच लिए। आज के तारीख में परिस्थिति यह है, और ये 26/11 की बात करते हैं, 26/11 में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एडीबी ने लोन दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया हो, आईएमएफ ने लोन दिया हो, चीन उसके साथ खड़ा हो गया हो, अजरबैजान उसके साथ खड़ा हो गया हो, तुर्कई उसके साथ खड़ा हो गया हो, नॉर्थ कोरिया उसके साथ खड़ा हो गया हो। ये नहीं हुआ। भारत के साथ सब खड़े रहते थे और पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा होता। लेकिन इस बार का जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें ये सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। कारण क्यों? ये विश्व गुरु है, विश्व गुरु हमारा डंका बोल रहा है। अब उन्होंने कहा यार, विश्व गुरु हो, डंका बोल रहा है, इस तरह की बात तो कभी विश्व पटल पे होती नहीं। जाके डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग कराए इस बार ट्रंप सरकार। और ट्रंप मेरा दोस्त है, डोनाल्ड मेरा दोस्त है, मिस्टर प्रेसिडेंट के बजाय उन्होंने पर्सनल नाम लेने शुरू कर दिए, डोनाल्ड और बराक, इस टाइप से। तो मानी बात है कि बोले कुछ नहीं, क्योंकि ये डिप्लोमेसी का मसला है, लेकिन दिल पे चोट उन लोगों के लगी। तो अब धीरे धीरे आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपके हमारे देश के सामने साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ सब खड़े हुए। उनको जो टेररिज्म की कमेटी है यूएनएससी की, उसका वाइस चेयरमैन बना दिया गया। उसको तालिबान की जो कमेटी है उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया। और हमारे विरोध के बावजूद उसको हर जगह का लोन मिला। अब देखिए, अमेरिका ने एक और कितना बड़ा झटका दिया है भारतवर्ष को, और इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते कि इसका कितना ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है और हमारे देश की जो विश्व पटल पर हमारी प्रेजेंस है उस पर पड़ने वाला। देखिए, आज के तारीख में विश्व के अंदर 3 महाशक्तियां हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है और रूस नंबर 3 पे है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के साथ खड़े होकर बता दिया वो पाकिस्तान के साथ है और भारत के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र करने में वो पीछे नहीं रहेगा। और ये हमारे सैन्य अधिकारी भी कह चुके हैं
इस बार की लड़ाई हमने पाकिस्तान से नहीं लड़ी है, चीन से लड़ी है, और हमको युद्ध उपकरणों की आवश्यकता है जो आज की तारीख में एयरफोर्स के अंदर जो सबसे कम स्क्वाड्रन्स हैं और फ्लीट्स हैं, वो आज तक कभी नहीं रहे, इतने कम हैं, और हमें जरूरत है। लेकिन जो भी वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास है कम से कम उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन से हमको लड़ाई लड़नी पड़ी तो हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। अब देखिए अमेरिका ने कैसा दांव मारा है, और इतना बुरा दांव मारा है। हमने अपनी परिस्थिति ऐसी बना ली कि चीन से तो हम कट गए क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ चला गया। अमेरिका से खुश करने के चक्कर में और डोनाल्ड ट्रंप करने के चक्कर में, माई फ्रेंड डोनाल्ड करने के चक्कर में हमने रूस से दूरी बना ली। और अमेरिका ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हम चीन से कट चुके थे, रूस से भी हम कट चुके थे क्योंकि अमेरिका को खुश करने में लगे हुए थे, अमेरिका ने आज के तारीख में हमारे देश के ऊपर एक नया टैरिफ लगा दिया। 25% का टैरिफ लगा दिया और 10% का फाइन लगा दिया। 10% का फाइन लगा दिया। इसका माने है फिलीपींस है, जापान है, इंडोनेशिया है, बाकी साउथ कोरिया है, उनकी तुलना में हमारे यहां टैरिफ ज्यादा लगा दिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? वो कह रहा है कि मोदी जी हमारे दोस्त नहीं है, और चीन के बाद हम जा नहीं सकते, रूस से हम कट गए। अच्छा, वो 10% का हम पे पेनल्टी क्यों लगा रहा है? 25% तो कई लोगों पे उसने लगाई, लेकिन हम पे 10% का पेनल्टी लगाया। पेनल्टी क्यों लगाया? वो कहता है रूस से क्योंकि हम डील करते हैं इसलिए 10% का, तो रूस से आप सामान खरीद नहीं सकते। अच्छा, जितने भी आपके युद्ध उपकरण हैं जो पुराने हैं वो सारे के सारे आपने रूस से लिए हुए हैं, तो रूस के उपकरणों का जो एसेसरी है वो आप अमेरिका से और कनाडा से तो खरीद नहीं सकते, वो आपको रूस से ही खरीदना है। और रूस से डील करने पे वो आपको धमकी दे रहा है, 10% का टैरिफ लगा दिया है। अब ये समझा जाए कि जो टैरिफ है इसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 3 विकल्प हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वो आए हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में उन्होंने एक नारा दिया कि हम सब पे टैरिफ लगा देंगे, पूरे विश्व के सब देशों पे उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे या हमसे ट्रेड डील करो। तो एक तो हो गया कि ट्रेड डील की जाए, दूसरा यह है कि वो टैरिफ लगा दे, और तीसरा है वो सैंक्शन लगा दें। अब अमेरिका ने ट्रेड डील का मतलब क्या होता है? ट्रेड डील का मतलब अमेरिका और मान लीजिए भारत के बीच की बात है, हमारे बीच में मान लीजिए ट्रेड डील हो जाए जिसके 2-3 महीने पहले से कोशिश। ट्रेड डील का मतलब ये होता है कि अमेरिका ये चाहता है कुछ माल वो हिंदुस्तान भेजता है और कुछ माल हम अमेरिका भेजते हैं। वो ये कहता है कि जो अमेरिका से आने वाला सामान है भारतवर्ष के अंदर, उसके अंदर अपने देश के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो। अच्छा, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं, मान लीजिए कृषि उत्पाद पे हम अपनी ड्यूटी कम कर देते हैं, फल उत्पाद पे कम कर देते हैं, तो क्या होगा कि अमेरिका अपना माल थोक के भारतवर्ष के अंदर भर देगा। अच्छा, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, अमेरिका में क्या है पॉपुलेशन कम है, ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो हम उससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और हमारे जो किसान हैं और हमारे दुग्ध उत्पादक हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये तो हो गया ट्रेड डील। कई देशों से उसने ट्रेड डील कर ली और उसमें धमका के उसने अपने माल को उन देशों में अंदर भेजने का और बेचने का जुगाड़ कर लिया। लेकिन चलिए वो देश हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा है नहीं, तो बहुत ज्यादा अमेरिका को नुकसान नहीं होता। हमारे देश पे उन्होंने, क्योंकि हमारी ट्रेड डील नहीं हुई, उसने हम पे टैरिफ लगा दिया, और 25% तो कई देशों में लगाया, बाकियों पे हमसे कम भी लगाया। 10% का जो ये, अब इसका अंतर क्या पड़ता है ये समझिए, इसका अंतर क्या पड़ता है और कहां कहां इसका अंतर पड़ता है। भाई देखिए, अमेरिका कुछ चीजें भारत को भेजता है, भारत कुछ चीजें अमेरिका को भेजता है, और अभी तक की जो स्थिति थी उसमें भारत का जो एक्सपोर्ट था वो अमेरिका से ज्यादा था बल्कि इंपोर्ट था। इसका मतलब अमेरिका एक ऐसा देश था जिसमें हम ट्रेड सरप्लस पे थे, हमारा माल ज्यादा जाता था और आता कम था। चीन से हमारा ट्रेड नेगेटिव बहुत ज्यादा है, सारा माल हम इंपोर्ट करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते, लेकिन कम करते हैं। और अमेरिका से हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका पे अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। अब उसने 10% का हम पे वो भी लगा दिया, यहां तक कि उसने, क्योंकि 6 भारतीय कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने ईरान से माल खरीदा है, उन 6 कंपनियों पे सैंक्शन भी लगा दिया, मैंने उनको दंड भी देगा। जैसे उसने रूस और ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है, उनपे जो भी डील करता है उसको दंड देते हैं, हमारी भारत की 6 कंपनियों पे भी उसने सैंक्शन लगा दिया
इन पे भी हम दंड लगाएंगे। अब देखिए, अब कुछ भक्तगण हैं जिनको अर्थशास्त्र का कम ज्ञान है, वो अपना ज्ञान बघार रहे थे कि भाई अगर हमारा मान लीजिए एक्सपोर्ट अमेरिका में महंगा हो जाएगा तो हमें क्या परेशानी होगी। भाई अमेरिका के लोग जाने, वो तो उनको देना पड़ेगा, हमें क्या परेशानी। अब वो नहीं समझ रहे हैं, अब अर्थशास्त्र तो पढ़े नहीं ना उन्होंने, क्योंकि अंधभक्ति में वो डूबे हुए हैं। भाई मान लीजिए चाय हम भी भेजते हैं, श्रीलंका भी भेजता है और चीन भी भेजता है अमेरिका, और अमेरिका बहुत बड़ा कंजम्पशन सेंटर है, वहां लोग आलीशान जीवन जीते हैं और खूब पैसा खर्च करते हैं कपड़ों पे और सब चीजों पे, और ज्यादातर देश अमेरिका में अपना माल डंप कर देते हैं। और अमेरिका कुछ चीजों पे प्रोडक्शन में बहुत आगे है, लेकिन बाकी चीजों को जैसे लेदर वेदर है, वो कहता है इससे पॉल्यूशन होता है, हम नहीं करेंगे, इंडिया से करा लो। और इंडिया करता है, पॉल्यूशन हमारे यहाँ होता है और माल जाके वहां बेच देता है वो। अब मान लीजिए चाय जो है भारत भी बनाता है, चीन भी बनाता है, श्रीलंका भी बनाता है, और मान लीजिए तीनों की कीमत 100 रुपए है प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसके बाद टैरिफ हम पे लगा दिया 35% और बाकियों पे लगाया मान लीजिए 25%, तो हमारी चाय अमेरिका में महंगी हो जाएगी, वो खरीदना बंद कर देंगे। ये थोड़ी है कि कंज्यूमर जो है वो महंगी चीज खरीदेगा सेम क्वालिटी की, वो हमसे खरीदना बंद कर देगा, तो हमसे खरीदना बंद कर देगा तो हमारे एक्सपोर्ट घट जाएंगे, और एक्सपोर्ट घट जाएंगे तो उसका अंतर क्या पड़ेगा, हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा, जो पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। मैंने जैसे बताया 62 रुपए से 87 रुपए हो गया है, और अगर अमेरिका का सैंक्शन 1 अगस्त से लगेगा तो उसके बाद कहीं 100 रुपए ना पहुंच जाए, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही बर्बाद ना हो जाए। इसका असर केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत ने जो विदेशी लोन ले रखे हैं जिनका पेमेंट उसको करना है, रुपए के कमजोर होने की वजह से लोन भी कई गुने बढ़ जाएगा। मैंने 80 रुपए का अगर था रुपया और उस समय आपने 1 करोड़ का लोन लिया तो 80 करोड़ आपको वापस करने थे प्रिंसिपल पे। अब अगर वो 90 का हो गया तो 90 करोड़ आपको वापस करने पड़ेंगे, तो आपको इंटरेस्ट का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल का भी, मूलधन का भी ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, और तो देश की अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, इस तरह से जब आप करेंगे तो रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अच्छा, रुपया कमजोर होने का फायदा कब होता है? रुपया कमजोर होने का भी फायदा है और रुपया मजबूत होने का भी फायदा है। रुपया कमजोर होने का फायदा तब होता है, किसको होता है? एक्सपोर्टर्स को होता है, जो निर्यात करते हैं उनको होता है, उनको ज्यादा, क्योंकि रुपया कमजोर होगा उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। $1 का माल भेजेंगे, पहले 80 मिलता था, अब 90 मिलेगा, लेकिन उसको अमेरिका ने रोक दिया, उस पर 35% टैरिफ लगा दिया, और जो आप इंपोर्ट करेंगे वो आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो गया। तो रुपया कमजोर होता चला जाएगा, एक्सपोर्ट का फायदा जो उठा सकते थे वो अमेरिका होने नहीं देगा। तो इसका मतलब यह है, चीन आप पे गर्दन पे बैठा हुआ है, और रूस से अगर आप डील करेंगे तो अमेरिका और ज्यादा आप पे चढ़ जाएगा, और चढ़ इसलिए जाएगा कि अडानी जी वहां फंसे हुए हैं। और इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व पटल पे आप सारे देशों से कट चुके हैं, और इसका कारण क्या है कि मैं विश्व गुरु हूं और सारे लोग पीछे चलते हैं, सब मुझसे राय लेते हैं और बिना मुझसे पूछे कोई काम ही नहीं करते। ये जो एक प्रकार का अहंकार, रावण अहंकार था, वो हमारे देश को इस परिस्थिति में पहुंचा दिया। ये हमको ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे साथ देश में कोई नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान को वहां के जो मुनीर हैं उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने यहाँ लंच में बुलाते हैं, और केवल उन्हीं को नहीं बुलाते, आईएसआई चीफ को भी बुलाते हैं और कहते हैं माय फ्रेंड पाकिस्तान। इसका मतलब यह है, चीन आपके साथ नहीं, रूस आपके साथ रह नहीं सकता, क्योंकि उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है और जो डील करेगा उस पर टैरिफ लगाएगा, और अमेरिका इस तरह से आपको ट्रीट कर रहा है। तो हमने अपने को किस दुर्गम परिस्थिति में पहुंचा दिया है। मैं देशवासियों से ये अपील करता हूं, अपने देश के प्रति जो आपका समर्पण भाव होना चाहिए, कृपा करके अध्ययन करें, अंधभक्ति किसी के ना करें, चीजों को समझें, और जिस तरह से हम अलग थलग पड़ गए हैं, ऐसा नहीं हुआ आज तक और नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और मोदी जी से ये कहना चाहिए, ये मोदी जी कृपा करके अच्छे अर्थशास्त्रियों से, समाज शास्त्रियों से, वैश्विक जगत के लोगों से बात करके राय लेके देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश साझा देश है, ये हमारी भारत माता है, जिसका भविष्य के साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारी पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जैसे आप अग्निवीर लेके आए, जैसे आप किसान बिल लेके आए, जैसे ट्रांसपोर्ट बिल लेके आए, उससे आपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो कृपा करके अगर नहीं चलती है तो इस्तीफा दे दें, किसी योग्य आदमी को आगे बढ़ने दें, जिससे विश्व पटल पे जो आज परिस्थिति में हम पहुंच गए, बिल्कुल कॉर्नर हो गए, ऐसा ना हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।